हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आरंभ सीरीज़ में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सीएमए के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएमए की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे आरंभ सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर आपका जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें चलेंगे और बिल्कुल आरंभ से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको हर एक चैप्टर्स में सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हों, सारे ही क्वेश्चंस क्लियर हों। आप सभी लोग देख पाओगे कि किस टाइप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चंस में एक चीज़ ये भी होती है ना कि अगर मान लीजिए किसी में कोई भी शॉर्टकट बनता है तो वो शॉर्ट तरीके से कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सीएमए वाले बच्चों बिल्कुल भी एकदम रेडी हो जाओ जल्दी जल्दी से सभी लोग फटाफट यहाँ पे। और ये आप सभी की सीरीज़ आ चुकी है आरंभ सीरीज़, क्योंकि ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सीएमए के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। तो क्वांटिटेटिव के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चीज़ें एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपके में क्या क्या है। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो बेटा देखो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो आपके में यहाँ पे दो पोर्शंस हैं। एक है आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आपका है बीएम। बीएम का मतलब क्या हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स। और इधर आपका क्या हो जाएगा, स्टैट्स हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, स्टैट्स हो जाएगा, यानी स्टैटिकल्स हो जाएगा। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे हम लोग। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में देखिए आपके पास 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन आपका कौन सा है, फर्स्ट सेक्शन इज अर्थमेटिक। फर्स्ट सेक्शन इज आपका कौन सा है यहाँ पे, अर्थमेटिक। अब इस अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में बता देते हैं। अर्थमेटिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में। तो अर्थमेटिक में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। एक आपका ये वाला आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपका सिंपल एंड कंपाउंड, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी टीवीएम आपका हो जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगा, यानी कौन सा आपका टीवीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपके आगे के चैप्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, और आगे भी इक्वेशंस है आपका। ठीक है, इस टाइप के आगे चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें वो हम आपको धीरे धीरे एक करके बताते जाएंगे, कौन कौन से आगे स्टार्ट करते जाएंगे। ठीक है ना, अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो अलजेब्रा में आपका कौन कौन से सेक्शन है। अलजेब्रा में जैसे मान लीजिए आपका हो गया, अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अलजेब्रा में हम लोग यहाँ पे चलेंगे किसमें, इंडिसेस में। ठीक है, इंडिसेस क्या होता है, लॉग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और भी अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो और भी इसी टाइप से आगे चैप्टर्स होंगे, इंडिसेस हो गया, लॉग्स हो गया। ठीक है, और भी डिफरेंट आपके सारे चैप्टर्स हैं। तो सारे चैप्टर्स एक एक करके अब सब लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, एक एक करके जैसे ही आपको आता जाएगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 तो आपको पता चलता जाएगा। इसके बाद हो गया आपका कौन सा, कैलकुलस हो गया। इस टाइप बाद स्टैटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेटा में अगर हम लोग बात करें तो आपका सबसे पहला होगा स्टैटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। इसके बाद एमओसीटी, एमओसीटी मतलब मेजर ऑफ सेंटर्ड टेंडेंसी की हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपका आता है मीन, मोड एंड मीडियन। इसके बाद होगा आपका कौन सा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद आपका होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड इसके बाद इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज। ठीक है, तो ये 2 सेक्शंस होते हैं और इन 2 सेक्शंस में आपका 2 पार्ट होंगे यहाँ पे, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैट्स। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बिजनेस मैथमेटिक्स में बात करूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की, फिर उसके बाद बात करूंगा हम लोग किसकी, टीवीएम की बात करूंगा। ठीक है ना, टीवीएम में आपका इंक्लूडेड होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला चैप्टर्स कौन सा है यहाँ पे, सबसे पहला चैप्टर्स की अगर हम लोग बात करें, दैट इज अ आरंभ सीरीज का सबसे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो क्या होता है रेशियोस और क्या होता है प्रोपोर्शन, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियोज। देखिए रेशियो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेशियोज की बात करेंगे तो कह रहा है रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज। 2 क्वांटिटीज का यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है,
और वो कंपैरिजन आपका किस में होता है, इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे कंपैरिजन होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड में डिफरेंट क्या करता है, मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट ये करता है कि आपका सेम यूनिट्स होनी चाहिए, और इसके बाद आपका सेकंड हो गया आपका सेम काइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो रिप्रेजेंट करते हैं उनके मैग्नीट्यूड में, सेम यूनिट्स होनी चाहिए और सेम काइंड्स होनी चाहिए। तो रेशियोज क्या होता है, रेशियोज किसी भी दो यहाँ पे क्वांटिटीज़ का क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। दो क्वांटिटीज़ का यहाँ पे कंपैरिजन, वो आपका क्या कहलाता है, रेशियोज कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वांटिटीज़ के बेस पे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आपका है 2 मीटर और दूसरा है 3 सेंटीमीटर, तो क्या 2:3 आपका रेशियो होगा, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा रेशियोज, ठीक है। ये रेशियोज आपका बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपकी यूनिट्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर एक आपका 2 मीटर है, दूसरा आपका 3 वो मीटर है, ठीक है, एक अगर आपका 2 मीटर है तो दूसरा भी आपका क्या होना चाहिए, 3 मीटर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तब हम कह सकते हैं कि हाँ 2:3 आपका एक रेशियोस है, दो क्वांटिटीज़ का रेशियोस है, ठीक है। सेम काइंड का मतलब क्या होता है, सेम काइंड का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपसे अगर कह दूं, मैंने कहा कि वेट ऑफ गोपाल, ठीक है, गोपाल का जो वेट है दैट इज़ वो है आपका कितना 55 kg, और मैं आपसे कह दूं कि एज ऑफ प्रिया, ठीक है, प्रिया की एज हो गई है, वो हो गई है यहाँ पे कितनी 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये, तो आप सेम काइंड को कंपैरिजन कर सकते हो, आप अलग अलग काइंड को कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वेट का एज से कंपैरिजन कर रहे हो, नहीं, ठीक है, ये वेट का वेट से होगा। अगर आपने गोपाल का वेट लिया है तो आपको प्रिया का भी वेट लेना होगा, या फिर आप प्रिया का एज ले रहे हो तो आप गोपाल का भी एज लोगे, ठीक है। तो सेम काइंड्स में आपका क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो वही आपसे कह रहा है कि दो क्वांटिटीज का यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ ए डिफरेंट ऑफ इन देयर टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दैट इज द सेम यूनिट्स एंड द सेम काइंड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और भी है यहाँ पे कि हम लोग रेशियोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो रेशियोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल A रेशियो B की फॉर्म में। A रेशियो B की फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट होता है, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, A/B, इसको हम A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, जहाँ पे A क्या होता है A आपका कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म, और B आपका कौन सा होगा, सेकंड टर्म्स, ठीक है। अब इस फर्स्ट टर्म को हम लोग ये भी कह सकते हैं एंडसेंट्स, और सेकंड टर्म को हम ये भी कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कह लो या एंडसेंट्स कह लो, बी वाले को सेकंड टर्म्स कह लो या फिर कॉन्सिडेंट कह लो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, बी आपका कौन सा होता है, सेकंड टर्म्स होता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A रेशियो B में, और वही आपको लिखा हुआ है दैट इज A/B। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A/B हो जाएगा। बोलो क्लियर है, आगे समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोथ टर्म ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम, ठीक है। यानी रेशियो में आप ना ओनली एंड ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा एक रेशियो है हमारे पास दो क्वांटिटी का A रेशियो B, तो आप कोई भी सेम नंबर्स, ठीक है, कोई भी सेम नंबर्स या 2 का या 3 का या 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई जो होगा इनके बोथ साइड में होगा। यानी ये बन जाएगा हमारे पास क्या, 2A रेशियो 2B, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2A रेशियो 2B बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो A रेशियो B आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। डिवाइड भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर A रेशियो B है तो डिवाइड आपका कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका फिर से रिवर्स होके क्या बन जाएगा, A रेशियो B बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्या हम लोग एडिशंस कर सकते हैं, क्या हम लोग एडिशन कर सकते हैं रेशियो में, नहीं। क्या हम लोग सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं रेशियो में, नहीं। तो हम लोग सब्ट्रैक्शंस भी नहीं कर सकते और हम लोग यहाँ पे एडिशन भी नहीं कर सकते। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं कर सकते, तो सुनो, देखो, अगर मैंने कहा कि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक A है और एक B है, इनका रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A रेशियो B में। मैंने एक सेम नंबर से एडिशन कर दिया, मैंने कहा A+2 और B+2, तो क्या ये रिवर्स होकर के A रेशियो B बन सकता है, नहीं, वो तो पूरा चेंज ही हो जाएगा, उसका पूरा मतलब ही। तो इसलिए आप ना ही एडिशन कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको ये समझना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है।
अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे 42 बाई यहाँ पे 70, ठीक है ना 42/70। अब मैंने कहा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब पता है क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो रेशियो जिसके बाद वो सिंप्लीफाई ना हो, वो रेशियो जिसके बाद वो क्या हो, सिंप्लीफाई ना हो, दैट इज़ वो आपका कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा, 21 अपॉन कितना हो जाएगा आप बताओ, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। ये और किससे सिंप्लीफाई हो रहा है बताओ देखो ये और किससे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये सिंप्लीफाई जो हो रहा है हमारे पास 21 हो गया, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये और सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या ये और सिंप्लीफाई यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाँ और सिंप्लीफाई हो रहा है, 7 से हो रहा है, तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21, 7 5 से कितना। अब आ गया हमारे पास क्या 3/5, क्या अब 3/5 के बाद भी सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं, तो 3/5 जो होगी वो आपकी कहलाएगी क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी, किसकी कहलाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म, 42/70 की। तो 42/70 की सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो जाएगी हमारे पास कौन सी हो जाएगी, 3/70 हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियोज इंपॉर्टेंट। देखिए ऑर्डर ऑफ द टर्म्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर को चेंज कर दो, नहीं, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए होता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने कहा कि एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 3:5 है, मैंने कहा कि एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है हमारे पास, 3:5 है, और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में वो कितने हैं हमारे पास, 80, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 80 हैं, ठीक है ना। तो एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो हमारे पास कितना हो गया, 3:5, और टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास कितने, 80 हो गए। तो आपसे कहेगा कि बॉयज़ बताइए और गर्ल्स बताइए, तो कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशियो को, वो चीज़ आप समझ लो। आप बताओ बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल रेशियो कितना है हमारे पास, 3 और 5 टोटल करोगे कितना हो जाएगा, 8। तो 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 80। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10, ठीक है ना। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो बॉयज़ हो गया 30, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक रेशियोज़ की वैल्यू 10 है, तो 3 रेशियोज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और 10 रेशियोज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, ठीक है ना। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके कितने हो गए, 50। अब ये जो ऑर्डर है हमारे पास कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो हमारे पास क्या था, 3:5। अब अगर आपने इसको चेंज कर दिया, आपने कहा इसने चेंज कर दिया, आपने कह दिया कि भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो आपने चेंज कर दिया, मतलब एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो ये था, पर आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो तो बिल्कुल फ़र्क पड़ जाएगा, क्या कि अब तो बॉयज़ आ गए हमारे पास 50, जबकि बॉयज़ हमारे पास कितने थे, 30 थे। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ रेशियो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा लिखा गया है क्वेश्चन में वैसा ही होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए ये वाला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्या है, कह रहा है कि रेशियो एग्जिस्ट ओनली द बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, सेम काइंड में तभी होगा वो आपका, तभी रेशियो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये इन्वर्स रेशियोज़ क्या होता है। देखिए इन्वर्स रेशियोज़ की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक रेशियो हमारे पास अगर A/B है तो इसको हम A/B लिख सकते हैं। एक रेशियो हमारे पास अगर A/B है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B, ठीक है। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स का मतलब ये होता है कि इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/A, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, B/A लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्वर्स रेशियो होता क्या है, कह रहा है कि वन रेशियो इज द इन्वर्स रेशियो ऑफ द अनदर, ठीक है, इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, यानी अगर इनका हम प्रोडक्ट करें, यानी A/B और इसका इन्वर्स रेशियो हो गया B/A, इस दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपसे कहेगा कि A/B इज द इन्वर्स ऑफ B/A। तो हम कह सकते हैं कि A/B जो है वो B/A का इन्वर्स है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसका वाइस वर्सा कि B/A का इन्वर्स है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो A/B इंटू B/A, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो इन्वर्स रेशियो आप समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियोज़ में, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियोज़ में देखते हैं हम लोग किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नंबर 1। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 सबसे पहले हम बात करते हैं, ये डुप्लीकेट रेशियोज़ क्या होते हैं।
ठीक है, डुप्लीकेट रेशियोज। अगर हम डुप्लीकेट रेशियोज की बात करें तो देखिए डुप्लीकेट रेशियोज होते क्या हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि लेट द आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी, या कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, या कोई भी वेरिएबल है, कुछ भी हो, ठीक है, तो ए रेशियो बी का जो डुप्लीकेट रेशियोज होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डुप्लीकेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो ए रेशियो बी का यानी ए कॉमा बी का डुप्लीकेट रेशियोज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर कोई दो रेशियो है ए रेशियो बी तो इनका डुप्लीकेट रेशियोज बताना है, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब आप बताओ ट्रिप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियोज की अगर हम लोग बात करें तो देखो ट्रिप्लीकेट रेशियोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रिप्लीकेट रेशियोज जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एक रेशियो ए और बी है हमारे पास, कोई दो क्वांटिटीज़ या दो रेशियोज ए रेशियो बी हैं, तो इसका क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियोज क्या हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यूब होता है। ठीक है ना, क्यूब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए का क्यूब और बी का क्यूब। तो ये आपका ट्रिप्लीकेट रेशियोज हो गया। ट्रिप्लीकेट का मतलब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्यूब करना होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट आपका होता है सब डुप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं, तो सब डुप्लीकेट का मतलब अगर मान लीजिए कोई दो रेशियोज हैं ए और बी, या दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, तो इनका सब डुप्लीकेट का मतलब पता क्या होता है। सब डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये आपका हो जाएगा सब डुप्लीकेट। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज क्या होते हैं। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज की अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं आपके पास हमने कोई भी दो रेशियो हैं ए रेशियो बी, तो इनका सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब हो जाएगा क्यूब रूट। क्या करना होगा, हमें क्यूब रूट लेना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज। ठीक है ना, बोलो क्लियर है सभी को। ठीक है ना, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज जाएगा मेरे पास ये। तो डुप्लीकेट में स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में क्यूब, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट में आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमारे पास प्रॉपर्टीज है रेशियोज का, कि वो आपका होता है कंपाउंडेड रेशियोज क्या होते हैं, कंपाउंडेड रेशियोज। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियोज की अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंडेड रेशियोज क्या होते हैं। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कुछ रेशियोज हैं, जैसे ए रेशियो बी है, और सी रेशियो डी है, और ई रेशियो एफ है। मैंने आपके पास कहा कि कुछ रेशियोज हैं, ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ। ठीक है ना, तो कंपाउंडेड जो रेशियोज हो जाएंगे ना, वो पता क्या हो जाएंगे, कि जो ए सी और ई है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है उनका आप मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू सी इंटू ई रेशियो, और जो सेकेंड टर्म्स है उनका मल्टीप्लाई कर दो सभी में से, तो बी डी और एफ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए सी ई रेशियो बी डी एफ। ये आपके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे क्या, ये आपके हो जाएंगे आपके क्या, कंपाउंडेड रेशियोज। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कंपाउंडेड रेशियोज कहलाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ जी बताओ, क्लियर। ठीक है, आ गया सभी को समझ में, कंपाउंडेड रेशियोज क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं इस बारे में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कदार क्या होता है ना, आप सुनिए, अब देख जहाँ समझिएगा कि अब जैसे मैंने आपसे अभी आपको ये पता करना है कि रेशियोज़ को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने कहा कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5 रेशियो 4, तो मैंने कहा बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बेसिक तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बी और बी को सेम करते हैं। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि आपको ए रेशियो बी दिया हो और बी रेशियो सी दिया हो, और आपको फाइंड करना हो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे उल्टा एन अप्लाई कर दो। उल्टा एन मतलब कैसे, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 15, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा हमारे पास 15, 10 और 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ये जो सिंबल बना है ये कौन सा सिंबल है, उल्टा एन।
तो आपको क्या करना है, रिवर्स एन अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी आता है कि आपसे कह देगा कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:4 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:9, और आपसे कहेगा कि सिर्फ आपको बताना है फाइंड ए रेशियो सी, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको बताना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको बताना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 4 9 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो, तो ये हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 12, तो 5:12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब कभी कदार मान लीजिए 3 में आ जाता है, तो 3 में कैसे आ जाएगा, जैसे आपसे कहेगा कि इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:4 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 9:3, इस टाइप में, ठीक है। तो आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा फाइंड ए रेशियो डी, यानी फर्स्ट और लास्ट आपको बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 9, 3 × 5 × 9 रेशियो 2 × 4 × 3, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो जाएगा 45 और इधर कितना हो जाएगा 8, तो 45:8 ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जैसे आपसे कह रहा है कि फाइंड द कंटिन्यू रेशियो ऑफ 200, 400 एंड 600। क्या होता है इसका कंटिन्यू रेशियो, बहुत सिंपल है। कंटिन्यू रेशियो में बताना है 200, 400 और 600 का क्या हो जाएगा। तो आप देखो 200, 400 और 600 का कंटिन्यू रेशियो बताना है, तो 0 0 रेशियो बताना है, 0 0 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 1:2:3, तो 1:2:3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया एकदम करेक्ट आंसर, 1:2:3, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी एंड सी इज 4:7। तो आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड सी, तो ए और सी का एज का रेशियो बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पे, ए और बी का एज का रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक है। बी और सी के एज का रेशियो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 4:7। तो आपसे कह रहा है कि बताना ए रेशियो सी का कितना हो जाएगा, ए रेशियो सी आपका कितना हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 12, 7 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35, तो 12:35 यानी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:5, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:7, ठीक है ध्यान समझना, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 6:7, डी रेशियो ई और 12:17। तो आपसे कह रहा है कि ए रेशियो ई बताना है। देखो क्या क्या है, ए रेशियो बी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4:5, ठीक है। बी रेशियो सी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3:7, ठीक है। सी रेशियो डी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6:7 और डी रेशियो ई इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना 12:17। तो आपसे कह रहा है ए रेशियो ई बताओ, ए रेशियो ई ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए रेशियो ई की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 × 6 × 12, ठीक है। रेशियो ये कितना हो जाएगा 5 × 7 × 7 × 17, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 864 रेशियो 4165। हाँ जी बताओ, बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि इन एन एक्सप्रेस ट्रेन द पैसेंजर ट्रेवलिंग इन एसी स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास एंड स्लीपर क्लास, ठीक है, आर इन द रेशियो 1:2:7
एंड द रेट फॉर ईच क्लासेस इन द रेशियो 5:4:2, कह रहा है इफ द टोटल अर्न रुपीज फ्रॉम ऑल क्लासेस इज 54,000, ठीक है। तो फाइंड द इनकम रिसीव फ्रॉम एसी स्लीपर क्लास। एसी स्लीपर क्लास का इनकम आपको बतानी है कितनी हो जाएगी, एसी स्लीपर क्लास, ठीक है। तो आपसे देखो क्या कर रहा है कि इन एन एक्सप्रेस ट्रेन द पैसेंजर ट्रेवलिंग इन एसी स्लीपर क्लास, एसी स्लीपर क्लास, और क्या दे रखा है, फर्स्ट क्लास, और क्या दे रखा है, स्लीपर क्लास। और ये किस रेशियो में आपको दे रखा है, 1:2:7, 1:2:7 इसमें आपको दे रखा है। और ये किसका रेशियो है, ये देखो पैसेंजर्स का रेशियो है, ये किसका दे रखा है, पैसेंजर का। और आपसे कह रहा है कि एंड रेट फॉर द ईच क्लास आर इन द रेशियो, वो कितना दे रखा है, 5:4:2, और ये आपका रेट का रेशियो, रेट मतलब रुपए, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि सारी क्लास से जो अर्न हुआ है वो कितना हुआ है, 54,000। अब एक चीज़ समझो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। हम पैसेंजर को मान लेते हैं कि ये आपके पैसेंजर थे 1x, ये हो गए 2x और ये हो गए 7x, ठीक है ना। रेट इसके हो गए ये 5y, ये 4y और ये 2y। तो आप बताओ अगर मुझे ये निकालना हो कि एसी स्लीपर क्लास का रेवेन्यू कितना था, तो हम क्या करेंगे, कितने पैसेंजर थे, 1, कितना रेट था, 5y, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, आ जाएगा रेवेन्यू। तो 1x इंटू 5y यानी कितना हो जाएगा, 5xy, ये आ गया एसी स्लीपर क्लास का रेवेन्यू, ठीक है ना। 2x से मल्टीप्लाई 4y से कर दोगे तो ये आ जाएगा 8xy, ये आ जाएगा फर्स्ट क्लास का रेवेन्यू। इसी तरह 7x का मल्टीप्लाई 2y से कर दोगे तो आ जाएगा 14xy, ये आ जाएगा आपका स्लीपर क्लास का रेवेन्यू। और टोटल को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल सारी क्लास का रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू आपको कितना दे रखा है, 54,000, 54,000 ये आपको रेवेन्यू यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो 8 5 13 13 14 कितना हो जाएगा, 27। तो 27xy की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 54,000। तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बताओ, 2,000। ये आ गई हमारे पास xy की वैल्यू। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द इनकम रिसीव फ्रॉम एसी स्लीपर क्लास। तो एसी स्लीपर क्लास का रेवेन्यू कितना था बताओ, 5xy। तो 5xy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2,000 है। तो 2,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 10,000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी डी हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सभी को, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि इफ देयर आर 495 रुपीज इन अ बैग इन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन विच आर इन द रेशियो 1:8:16, कह रहा है हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन आर देयर इन द बैग, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया। तो अब देखो यहाँ पे बताओ बैग में टोटल कितने रुपए हैं, आप बताओ बैग में टोटल कितने रुपए हैं, 495 रुपीज़ हैं। बैग में टोटल कितने रुपए हैं, 495 रुपीज़ हैं। और आपसे कह रहा है कि किस डिनोमिनेशन में है यहाँ पे, तो 1 रुपीज़ और 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। और ये इस डिमॉन्स्ट्रेशन में है और किस रेशियो में है, यानी कॉइन के रेशियो क्या है हमारे पास, 1:8:16, ये आपका कॉइन का रेशियो है, ये आपके कॉइन के रेशियो है। तो किस रेशियो में है हमारे पास, 1:8:16, इस वाले कॉइन के रेशियोज में है, ठीक है ना। तो कह रहा है हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन आर देयर इन बैग, तो आपको बताना है 50 पैसे के कितने कॉइन है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो 1 रुपये 50 पैसे या 25 पैसे के कॉइन के रेशियोज दे रखे हैं, तो इसको मान लीजिए 1x, ये हो गया 8x, ये हो गया 16x, ठीक है। ये कॉइन के रेशियोज हो गए, ये कॉइन हो गए कि भाई 1 रुपये के 1x कॉइन थे, 50 पैसे के 8x कॉइन थे और 25 पैसे के 16x कॉइन थे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, ये तो कॉइन में है लेकिन आपको बैग में क्या दे रखा है, टोटल रुपए, तो हमें इन सबको क्या करना होगा, रुपए में कन्वर्ट करना होगा। अब रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सुनो, 1 रुपये का तो एक ही सिक्का है, तो इसका मतलब कितने रुपए हो गए, 1x हो गए। अच्छा 50 पैसे के आपके 8x कॉइन है और हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी 50 पैसे दो मिला करके 1 रुपये बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, दो कॉइन होंगे तब 1 रुपये बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8x का डिवाइड 2 से कर देंगे तो ये रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 पैसे के 4 कॉइन होंगे तब वो 1 रुपये बनेगा, तो इसका मतलब 16x को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारे ही रुपये में कन्वर्ट हो गए, सभी को ऐड कर दिया, तो टोटल रुपए हमारे पास कितने आ गए, 495। टोटल रुपए हमारे पास कितने आ गए, 495। बस सॉल्व कर लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4x, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 495।
तो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 495, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 495 डिवाइडेड बाई 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 55। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 55 आ गई। x की वैल्यू अगर 55 आ गई है तो आपसे कह रहा है 50 पैसे के कितने कॉइन थे, 50 पैसे कितने कॉइन थे बताओ, 8x थे, तो 8 का मल्टीप्लाई 55 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 440, तो 440 यानी C 440 कॉइन्स हो जाएंगे हमारे पास इस तरीके से। बोलो क्लियर, ठीक है चलो। तो ये था हमारे पास रेशियोज और जो हमने बताया आपको रेशियोज से रिलेटेड किस टाइप में। अब आगे बढ़ते हैं, प्रपोर्शंस की बात करते हैं, ठीक है ना, क्या होता है प्रपोर्शंस, ठीक है, और प्रपोर्शंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप से सॉल्व होगा, इसको हम लोग प्रपोर्शंस की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस क्या होता है। देखो प्रपोर्शंस में सिर्फ एक ही चीज़ें समझाएंगे, क्या, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियोज की इक्वालिटी, वो आपकी क्या कहलाती है, प्रपोर्शंस कहलाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि एक रेशियो, मैंने कहा आपका एक रेशियो है A रेशियो B, ठीक है, मैंने कहा एक रेशियो है हमारे पास क्या C रेशियो D, ठीक है। अब इन दोनों रेशियो की इक्वालिटी, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रपोर्शंस कहलाएगा। इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A अपॉन B, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C अपॉन D, और इक्वालिटी का जो साइन होता है वो होता है प्रपोर्शन में ये 4 डॉट इस तरीके से, तो ये आपका कहलाता है प्रोपोर्शनल, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो वही आपसे कह रहा है, अब एक चीज़ समझना कि प्रोपोर्शनल तो कहलाता है, लेकिन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AD इज इक्वल टू BC, क्या बन जाएगा, AD इज इक्वल टू BC। तो A और D यहाँ पे क्या कहे जाते हैं, A और D को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो A और D होते हैं हमारे पास क्या, एक्सट्रीम्स, और B और C जो हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास मीन्स। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं ना, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और वही चीज आपसे यहाँ पे कह रखा है कि when two ratios are equal, the four quantities composing them are said to be a proportional. If A upon B is equal to C upon D, then A, B, C, D are in the proportional and is written as A ratio B is proportional to C ratio D. The terms A and D are called extreme, while the terms B and C are called means. तो A ratio B is proportional to C ratio D, A upon B is equal to C upon D, AD is equal to BC, then product of extreme is equal to product of means. चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रपोर्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, क्या होती है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इस टाइप में। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्टेंडो, क्या होता है इन्वर्टेंडो, ठीक है। और इन्वर्टेंडो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो आपसे कह रहा है कि इफ़ A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी, अगर A अपॉन बी C अपॉन डी के इक्वल है, ठीक है, तो B अपॉन A भी D अपॉन C के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या होता है हमारे पास, इफ़ A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी है तो A अपॉन सी भी B अपॉन डी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, कंपोनेंडो क्या होता है, इफ़ A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी है तो A प्लस बी, न्यूमेटर में क्या करते हैं, प्लस करते हैं डिनोमिनेटर का, तो A प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस डी अपॉन डी। इसी तरह डिविडेंडो क्या होता है, अगर A अपॉन बी C अपॉन डी के यहाँ पे इक्वल है तो माइनस कर देंगे, A माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होते हैं कि आपसे कहेगा कि इफ A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और टर्म्स होती है, वो होता है एटेंडो। क्या होता है एटेंडो, समझो कि अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे बहुत सारे मल्टीपल्स रेशियोज़ हैं, यानी मोर देन 2 रेशियोज़ जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। जैसे मैंने कहा कि इफ़ A रेशियो B, ठीक है, इफ़ A रेशियो B, या ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं A रेशियो B को, कि मैंने आपसे कह दिया कि इफ़ A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन, इफ़ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F इज इक्वल टू G अपॉन H। तो ध्यान रखना कि जो न्यूमरेटर है इन सभी में, उनको अगर मैं प्लस कर दूं A प्लस सी प्लस ई प्लस जी, और जो डिनोमिनेटर है उनको मैं प्लस कर दूं यानी B प्लस डी प्लस F प्लस H, तो इसका जो रेशियो आएगा हमारे पास
प्लस करने पर सॉल्व करने पर जो रेशियो आएगा वो इनके ओरिजिनल जो रेशियो था ना हमारे पास ए अपॉन बी, उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वो उनके ओरिजिनल रेशियोज़ के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रपोर्शंस। क्या होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रपोर्शंस? तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि मीन प्रपोर्शंस। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी, मीन प्रपोर्शंस की। तो मीन प्रपोर्शन देखो क्या होता है, अगर हम कहें कि मीन प्रपोर्शन हमारा, लेट सपोज मीन प्रपोर्शन हमारा x है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिर्फ इसको बता रहे हैं, बाकी सबको डायरेक्टली बताएंगे। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि a रेशियो x इज प्रोपोर्शनल टू x रेशियो b, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बताओ, यही तो मीन होता था। ठीक है, आप बताओ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से क्या हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ ए बी। ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है मीन प्रपोर्शन। मतलब अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर आपके सामने कोई भी दो नंबर्स या दो वेरिएबल या दो क्वांटिटी कुछ भी दे रखा हो और आपसे कहे कि इसका मीन प्रपोर्शन बताइए, MP मीन प्रपोर्शन बताइए, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा मीन प्रपोर्शनल। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड प्रपोर्शंस क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन ध्यान समझना। थर्ड प्रपोर्शंस में भी आपका क्या देगा, दो नंबर देगा, A और B, कोई भी दो नंबर, दो क्वांटिटी या, ठीक है। तो इसमें आपसे कहेगा कि थर्ड प्रपोर्शंस बताना है, TP थर्ड प्रपोर्शंस बताना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसमें जो लास्ट वाला नंबर है ना B, ठीक है, उसका स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड प्रपोर्शंस। ठीक है। अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है समझो। फोर्थ प्रोपोर्शंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको तीन नंबर देगा, ABC, तीन नंबर्स, वेरिएबल, क्वांटिटी, कुछ भी दे सकता है। तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा FP, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो लास्ट वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई और पहले वाले से डिवाइड, तो ये आपका हो जाता है थर्ड, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल और ये मीन प्रोपोर्शनल। बोलो क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी बताते जाओ भाई फटाफट। ठीक है, चलो ओके। अब इसी से रिलेटेड पहले एक काम करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर ए ये, हाँ, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर इज, जैसे मान लीजिए ऐसे कह रहा है कि 3, 2 और 5। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो ये क्या हो गया, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन है तो दो नंबर्स होंगे। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये हटा दो, थर्ड प्रोपोर्शन है तो दो नंबर्स होंगे। ठीक है ना। तो आपसे कहेगा कि 3 और 2 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो क्या करेंगे, बाद वाले नंबर्स का स्क्वायर और डिवाइड बाई A, तो यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 4/3 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द 2.4 kg, 3.9 kg और 5 kg। तो आप क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तीन नंबर है हमारे पास, तो लास्ट वाले 2 का मल्टीप्लाई यानी 3.9 इंटू 5 और पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, और वो आपका आता है यहाँ पे क्या, वेरिएशंस। ठीक है, आप समझिएगा ये वेरिएशंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम वेरिएशंस की बात करें, ठीक, वेरिएशन क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा। वेरिएशंस में यहाँ पे तीन टाइप के वेरिएशंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा वेरिएशन पहले समझो होता क्या है। ठीक है, पहले वेरिएशन समझ लो फिर होता क्या है, फिर को बताते हैं तीन टाइप के कौन कौन से होंगे। वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ A इज़ रिलेटेड टू B,
अगर ए बी से किसी तरीके से एक प्रकार से रिलेट कर रहा है, देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, तो बी भी उसी प्रकार से एक तरह से रिलेट करेगा। और वेरिएशन में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो ए वेरी कर रहा है बी से, तो ये जो साइन होता है ये होता है वेरीज का, ए इज वेरीज टू बी। ठीक है, तो अगर ए बी को वेरी कर रहा है तो बी ए को भी वेरी करेगा। ठीक है, दोनों ही वाइस वर्सा होता है, तो बी इज वेरी टू ए, तो वही चीज आपको दे रखी है। अब वेरिएशंस में आपके 3 टाइप होते हैं। पहला, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं, उसके बाद इनवर्स वेरिएशंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट वेरिएशंस क्या होते हैं। ये है, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे बहुत ध्यान से। सबसे पहले आता है आपका कौन सा, डायरेक्ट वेरिएशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशंस की, डायरेक्ट वेरिएशंस। ठीक है, समझो डायरेक्ट वेरिएशंस आपका क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इफ़ अगर x जो है वो वेरी कर रहा है, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा भी कह सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट मान सकते हैं कि x इक्वल टू, हम कह दें वेरीज हटाया मैंने, प्रोपोर्शनल हटाया, मैंने कहा कि x इक्वल टू के वाई, तो k की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई। k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई। ये आपका होता है डायरेक्ट वेरिएशंस यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्स वेरिएशंस क्या होता है उस चीज़ को समझो। इनवर्स वेरिएशंस की अगर हम लोग बात करें, अच्छा, डायरेक्ट वेरिएशन में एक चीज़ और समझना है यहाँ पे। डायरेक्ट वेरिएशन में एक चीज़ और समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई जो सर्किल होता है ना, सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जो है वो वेरी कर रहा है आर स्क्वायर को, यानी अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पाई इज ए कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट होता है। तो अगर आर की वैल्यू यानी सर्किल की रेडियस अगर बढ़ती है तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर रेडियस की वैल्यू यहाँ पे घटती है तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये मीन्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, इनवर्स वेरिएशंस क्या होता है उस चीज़ को समझेंगे। इनवर्स वेरिएशंस की अगर हम लोग बात करें, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन की, VARIATI1, हाँ ठीक है। इनवर्स वेरिएशन देखो क्या होता है। इनवर्स वेरिएशंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इनवर्स वेरिएशंस क्या होता है। इनवर्स वेरिएशन जैसे मैं कह दूँ कि इफ़ A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, इफ़ A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b, तो प्रोपोर्शन हटा देंगे, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 1/b, वेयर K इज़ ए कॉन्स्टेंट, K आपका एक कोई भी है कॉन्स्टेंट है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी पता है, A इंटू बी। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा इनवर्स वेरिएशन। अब इसका एग्जांपल क्या है, सुनो। इनवर्स वेरिएशन में जैसे ये होता है, जैसे मैं आपको पता है ना कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं कह दूं कि डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट है, अगर मैं आपसे कह दूं कि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी किसके, 1/t के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड 2 गुना हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, हाफ। टाइम क्या हो जाएगा, हाफ। स्पीड 2 गुना तो टाइम हाफ। स्पीड 3s, टाइम 1/3। स्पीड हाफ, टाइम 2 टाइम्स, डबल, इस टाइप से। क्लियर, तो ये कहलाता है इनवर्स वेरिएशंस। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ है, थर्ड पॉइंट वहाँ पे समझेंगे।
और नेक्स्ट आपका कौन सा था, जॉइंट वेरिएशंस क्या होता है। जॉइंट वेरिएशंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जॉइंट वेरिएशंस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि कोई अगर मान लीजिए m है और ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए बी सी के, ठीक है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू ए बी सी, तो k की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन ए बी सी। ये आपका कहलाता है जॉइंट वेरिएशंस। अब जॉइंट वेरिएशंस का एग्जांपल अगर हम लोग समझें यहाँ पे, तो जॉइंट वेरिएशन का एग्जांपल क्या होता है। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको पता है ना ये क्या होता है, क्यूबाइट, ये हमने बनाया क्यूबाइट, जहाँ पे L है, B है, H है। तो क्यूबाइट का वॉल्यूम क्या होता है बताओ जरा। क्यूबाइट का वॉल्यूम होता है LBH। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है LBH के। अगर L इंक्रीज होगा तो भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर B इंक्रीज होगा तो भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर H इंक्रीज होगा तो भी आपका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जो है वो जॉइंट वेरिएशंस को वेरी कर रहा है L, B और H से रिलेटेड। बोलो क्लियर है? हाँ जी बताते जाओ भाई फटाफट, बोलो बोलो बोलो, ठीक है क्लियर, ओके। अब देखो इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आपसे सिंपल सा इस टाइप से क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे क्या कहेगा, कहेगा इफ द कॉस्ट ऑफ 10 मैंगोज इज ₹20, देन find the cost of 50 mangoes। दस मैंगो की कॉस्ट कितनी है, ₹20 है, तो 50 मैंगोस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएशंस के बेस में कि भाई 10 मैंगो को हम बोलेंगे A और रुपीस को हम बोलेंगे B। तो हम कहेंगे कि A जो है वो वेरी कर रहा है B से, ठीक है, और A क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मान लेंगे B। तो A की वैल्यू कितनी हो गई जरा बताओ 10, K कांस्टेंट हो गया, B की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 10/20 यानी 1/2। ये हो गई K की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास K की वैल्यू। अब आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि 50 मैंगो का हमें क्या बताना है, कॉस्ट बताना है। तो ये A हमें गिवन है और हमें B की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। A हमें गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मैंगोज, तो A हमें गिवन है, हमें B की वैल्यू बतानी है। तो हम कह सकते हैं A इज प्रोपोर्शनल टू B है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा KB, तो K इज इक्वल टू कितना हो गया A/B। क्लियर। तो A बताओ कितना है 50, ठीक है, और हमें अच्छा B की वैल्यू बतानी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हटा दो इसको, B की वैल्यू हमें बतानी है, तो K इज इक्वल टू A/B हो गया। तो B की वैल्यू बतानी है, तो B बराबर क्या हो जाएगा A/K। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 है, और K की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली 1/2, तो 1 और 2 जब ऊपर जाएगा तो चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 100। तो इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई 50 मैंगोस की ₹100। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। चलो भाई बताओ क्लियर। तो ये था हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बार में। थैंक यू सभी को, टेक केयर।